हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार के बारे में। तो आइए पाठ पर आधारित गतिविधि के जरिए जाने वर्ण विचार क्या है। देखिए, हिंदी टाइपिंग के लिए मोबाइल में ए से जेड तक के अल्फ़ाबेट के लिए हिंदी के वर्ण निर्धारित होते हैं। पता करके लिखिए कि मोबाइल में अंग्रेजी में वर्णों को एक एक करके दबाने से हिंदी में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो ये आप ज़रूर पता कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, ये आप जानते हैं, और शब्दों के मेल से वाक्य। वाक्यों को मिलाकर साहित्य की रचना होती है। इस प्रकार भाषा का निर्माण होता है। अर्थात स्पष्ट है कि वर्ण ही भाषा की सबसे छोटी या मूल इकाई है। यानी कि जब बच्चा स्कूल आता है सबसे पहले वर्ण सीखता है। वर्ण के बिना भाषा का निर्माण नहीं हो सकता। आइए उदाहरण के द्वारा समझें। जैसे कि वाक्य, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये वाक्य है। शब्द, पक्षी आकाश उड़ रहे हैं। इस वाक्य में 5 शब्द हैं। इसी प्रकार वर्ण, पक्षी को अलग अलग वर्णों में विभाजित कीजिए। पक्षी 5 वर्णों से मिलकर बना है। आकाश, ये भी 5 वर्णों से मिलकर बना है। उड़ शब्द, ये 3 वर्णों के मेल से बना है। रहे शब्द 4 वर्णों के मेल से बना है। और है जो शब्द है वो 2 वर्णों के मेल से बना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, अब बढ़ते हैं वर्णमाला की ओर। तो बच्चों, वर्णमाला शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। वर्ण जमा माला, जिसका अर्थ है वर्णों का समूह। अर्थात वर्णों को क्रमबद्ध लिखने का तरीका ही वर्णमाला कहलाता है। और हर भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हमें उसकी वर्णमाला का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसीलिए हिंदी में भी हम सबसे पहले वर्णमाला का ज्ञान लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वर्ण के भेद की ओर। तो उच्चारण एवं स्वरूप के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर के बारे में। जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनि की सहायता के बिना अर्थात स्वतंत्र रूप में किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना रुके बाहर आती है। हिंदी में मुख्यतः 11 स्वर हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 11 स्वर, ये आप नीचे की कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गए स्वर। अब जानेंगे अयोग वह क्या है। तो बच्चों, ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। अंग और अह ऐसे ही वर्ण है। अंग को अनुस्वार और अंग को विसर्ग कहते हैं। इन दोनों का उच्चारण स्वर के बाद ही किया जाता है। ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते, क्योंकि इनकी भी स्वरों की तरह ही मात्राएं होती हैं। अतः इन्हें स्वरों के साथ लिखा जाता है। अब आते हैं अनुस्वार यानी कि बिंदु पर। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय केवल हवा नाक से निकलती है, तब उसे प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर बिंदु का चिन्ह लगा दिया जाता है। इसे ही अनुस्वार कहते हैं। जैसे कि शब्द है संसार, मंजन, कंगन आदि। पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग बिंदु के रूप में किया जाता है। शब्द में अनुस्वार के बाद जो व्यंजन लगा हो उसी वर्ग के पंचम वर्ण को अनुस्वार के रूप में बोला या लिखा जाता है। जैसे कि क वर्ग, इसमें आएगा कंघा। अंघ जो होता है इसका पंचम वर्ण वो बिंदु के रूप में आएगा। त वर्ग में जैसे दंत, त जो है इसमें त के बिंदु के रूप में आएगा। ट वर्ग में पंडित, इसमें अण जो होगा वो बिंदु के रूप में आ जाएगा। अब आ जाता है अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु। देखिए, इस चिन्ह का उच्चारण जो होता है ना, उच्चारण करते समय नाक और मुख दोनों से हवा निकलती है। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। लिखते समय स्वर तथा व्यंजन के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जैसे कि शब्द है चांद, उंगली, अंगूठी, सांप आदि। जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा ना हो तब चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे कि कहाँ। ठीक है, चंद्र बिंदु हम लगा देंगे जैसे कि कहाँ, जब ऊपर कोई मात्रा ना हो। लेकिन अगर कोई भी मात्रा आ जाएगी तो चंद्र बिंदु बिंदु के रूप में बदल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ई की मात्रा आ गई तो ये चंद्र बिंदु बिंदु के रूप में बदल गया। ऐसे वहाँ में चंद्र बिंदु आया लेकिन वहीं में केवल बिंदु आ गया क्योंकि मात्रा आ रही है। अब क्या है विसर्ग। विसर्ग 2 बिंदुओं के रूप में दर्शाया जाता है। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता। इसका उच्चारण लगभग ह के समान ही पाया जाता है, किंतु स्पष्ट रूप से ह का उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसे कि पुनः,
प्रातः, अतः आदि। अब क्या है आगत ध्वनि? अर्धचंद्राकार। ये क्या होती है? अर्धचंद्राकार, आधा चंद्र। आगत ध्वनि यानी कि अर्धचंद्र का प्रयोग केवल अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में किया जाता है। यह आ और ओ को मिलाकर बोली जाने वाली ध्वनि है, जैसे कि डॉक्टर, बॉल, ऑफिस, हॉल, इनके ऊपर अर्धचंद्र आता है। जैसे कि हमने लिखा डॉक्टर, तो इसके ऊपर क्या लगाते हैं हम? अर्धचंद्र लगाते हैं, इस प्रकार। ठीक है, अब हम जानने वाले हैं स्वरों की मात्राओं के बारे में। तो बच्चों, स्वरों का प्रयोग जब व्यंजन के साथ किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है। उनके मूल रूप के स्थान पर कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, जो इस प्रकार है। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं है। आ की मात्रा एक डंडे के रूप में दर्शाई जाती है। छोटी ई की मात्रा व्यंजन के आगे से आती है, यानी कि वर्ण के आगे से आती है। बड़ी की मात्रा वर्ण के पीछे से आती है। छोटे ऊ की मात्रा वर्ण के नीचे से आती है और बड़े ऊ की मात्रा भी वर्ण के नीचे से आती है। री की मात्रा वर्ण के नीचे से अर्धवृत्त के रूप में आती है। ए की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा के रूप में लगती है और अय की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर दो मात्रा के रूप में लगती है। ओ की मात्रा एक डंडा और शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा के रूप में लगती है। औ की मात्रा एक डंडा और शिरोरेखा के ऊपर दो मात्रा के रूप में लगती है। ठीक है, जैसे कि अ का उदाहरण है जल, आ का जाल, ई का जिला और बड़ी ई का जीवन। ऊ का, छोटे ऊ का शब्द बना पुल, बड़े ऊ का जूता शब्द बना। री का सृजन, ए का जेवर शब्द बना। आय से जैसा शब्द बना। ओ से जोर शब्द बना और औ से जोधपुर शब्द बना। अब हम बढ़ने वाले हैं स्वर के भेद की ओर। तो होते हैं स्वर के तीन भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। क्या है ह्रस्व स्वर, ये जानेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अ, ई, उ, री, ये 4 आपके ह्रस्व स्वर हैं। अब आ जाते हैं दीर्घ स्वर पर। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 नहीं आपके 7 दीर्घ स्वर हैं। तीसरा आ जाता है प्लुत स्वर, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग संस्कृत में अधिक होता है। इन स्वरों को दर्शाने के लिए स्वरों के मुख, सम्मुख यानी कि क्या लगाते हैं? एक एस का निशान लगा देते हैं। एस का चिन्ह लगाते हैं, जैसे कि ओम आदि में। इसमें क्या होता है? एस का चिन्ह, यानी कि इसमें खिंचाव देना है। ठीक है, इससे क्या पता लगता है? खिंचाव के साथ बोलना है। अब बढ़ते हैं व्यंजन के बारे में जानने की ओर। तो बच्चों, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में हवा रुककर मुख से बाहर निकलती है। हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। ड, ढ तथा संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर इनकी संख्या 39 है। इन्हें उच्चारण स्थानों के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। जैसे कि क वर्ग, क, ख, ग, घ, ण, ये कंठ से इनका कंठे होता है उच्चारण स्थान। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ, तालु इनका उच्चारण स्थान है। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, मूर्धा इनका उच्चारण स्थान है। फिर आता है त वर्ग, त, थ, द, ध, न, ये दंत इनका उच्चारण स्थान है। और प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, ओष्ठ, होठ यानी कि इनका उच्चारण स्थान है। फिर आते हैं अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व, ऊष्म व्यंजन, इनसे हवा बाहर निकलती है। श, श, स, ह। फिर आते हैं अन्य व्यंजन जो ड, ढ के नीचे बिंदु लगाकर बनाए जाते हैं। इस प्रकार हमने व्यंजन के उच्चारण स्थान आपको बताए। इन्हें अवश्य याद कीजिएगा बच्चों, परीक्षा में जरूर आते हैं ये प्रश्न। चलिए जान लेते हैं संयुक्त व्यंजन क्या है। देखिए, ये संख्या में 4 है। कौन संयुक्त व्यंजन? सबसे पहले आता है श, जो क और श से मिलकर बनता है। शब्द है कक्षा, क्षत्रिय। त्र, त और र के मेल से बनता है। शब्द है मित्र और पत्र। ज्ञ, जो ज और इयों के मेल से बनता है। शब्द है यज्ञ, ज्ञानी। श, श और र के मेल से बनता है। शब्द है श्रम और श्रमिक। इसी प्रकार आ जाते हैं अब द्वितीय व्यंजन, जब किसी व्यंजन का अपने समरूपी व्यंजन से मेल होता है, यानी कि दो एक जैसे व्यंजन साथ में आ जाए उन्हें द्वितीय व्यंजन कहते हैं। लेकिन पहला वाला आधा होता है और दूसरा वाला पूरा होता है। जैसे क, मक्का में आधा क और पूरा क आ रहा है। धक्का में भी ऐसे आ रहा है। सच्चा और कच्चा में देखो आधा चौ और पूरा चौ साथ में है। चम्मच और अम्मा में आधा मौ और पूरा मौ साथ में है। गन्ना और पन्ना में आधा नौ और पूरा नौ साथ में है। एक जैसे व्यंजन साथ में आ रहे हैं तो ये द्वितीय व्यंजन कहलाएंगे। तो बच्चों, अब जानेंगे हम उर्दू की ध्वनियाँ और नुक्ता क्या है। तो बच्चों, हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं के शब्द आए हैं, उन्हें स्वीकार किया गया है।
इसके साथ साथ 5 ध्वनियां भी हिंदी में रच बस गई। ये ध्वनियां हैं क, ख, ग, ज और फ, परंतु हिंदी में केवल ज और फ को ही मान्यता मिली है। शब्दों के अर्थ के भेद को स्पष्ट करने के लिए नुक्ते का प्रयोग किया जाता है। नुक्ता क्या होता है? नीचे बिंदु लगा देना, ठीक है, जैसे जौ के नीचे बिंदु लगाना, ये नुक्ता कहलाता है। तो चलिए, शब्दों के अर्थ के भेद को स्पष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? नुक्ते का प्रयोग करते हैं और ये आवश्यक है। जौ का साउंड अलग होगा और ज का, नुक्ता लगते ही ज का साउंड अलग हो जाएगा। अब हम जानेंगे बच्चों व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के होते हैं 3 भेद, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो क्या है स्पर्श व्यंजन, वो जान लेते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली हवा उच्चारण स्थान का स्पर्श करती हुई निकलती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन संख्या में 25 होते हैं। क से म तक आपके स्पर्श व्यंजन है। दूसरा आ जाता है अंतस्थ व्यंजन, अर्थात इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के बीच होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भी भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। ये संख्या में 4 है, य, र, ल, व, ये 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। फिर आते हैं आपके ऊष्म व्यंजन, अर्थात इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा के तेज गति से मुख से रगड़ खाने के कारण ऊष्मा यानी कि गर्मी सी पैदा होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 है, श, श, स, ह, ये 4 आपके ऊष्म व्यंजन हैं। तो बच्चों स्वर व्यंजन हमने समझ लिया। अब बढ़ते हैं हम वर्ण विच्छेद की ओर। देखिए, जब शब्द के वर्णों यानी स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे हरिद्वार शब्द है, इसका वर्ण विच्छेद होगा ह जमा अ जमा र जमा इ जमा द जमा व जमा आ जमा र जमा अ। इस प्रकार परीक्षा, युधिष्ठिर, गृहिणी, रचयिता, कृपया और चंदन, इनका भी वर्ण विच्छेद इसी प्रकार होगा। स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखना है हमें। अब हम समझने वाले हैं र के विभिन्न रूप। क्या है र? देखिए, जब र किसी व्यंजन के पूर्व आए यानी कि पहले आए तो वह आगे वाले वर्ण पर रेफ के रूप में लगता है। रेफ यानी कि ऊपर लगता है, इसे रेफ कहते हैं, ऊपर लगना। जैसे कि सर्द, स जमा अ जमा र जमा द जमा अ। शर्म, श जमा अ जमा र जमा म जमा अ। देखिए, म से पहले र आ रहा है तो म के ऊपर जाके र लगेगा रेफ के रूप में। इसी प्रकार अगला है कि जब र से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र उस व्यंजन के नीचे पदेन के रूप में लगेगा। पदेन यानी कि पैर में लगता है, ठीक है, तो उसे पदेन कहते हैं। जैसे कि भ्रम, भ जमा र जमा अ जमा म जमा अ। ग्राम, ग जमा र जमा आ जमा म जमा अ, ये हो गया पदेन। अब तीसरा है, जब र ट और ड के साथ आता है तो उसका रूप इस प्रकार हो जाता है, यानी कि 2 तिरछी मात्राओं के रूप में वो लगता है। जैसे कि ड्रम, ट्रक, इसके नीचे 2 तिरछी मात्राओं के रूप में र लगता है, किसके नीचे? ट और ड के नीचे। चलिए अब जीवन कौशल एवं मूल्य जाने। देखिए बच्चों, जिस प्रकार वर्णों के मेल से शब्द, शब्दों के मेल से वाक्य और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है, उसी प्रकार हम सब के मिलकर रहने से राष्ट्र मजबूत बनता है। अर्थात इन मेलों से क्या होगा? राष्ट्र एक होगा और विकास में आगे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हम सब नागरिकों का दायित्व है कि हम सब एकजुटता से रहें और अपने देश को विकास के पथ पर अग्रसर करवाएं। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप भी इस एकता के सूत्र में बंधने वाले कार्य को आगे बढ़ाएंगे, हम जानेंगे आपके पाठ से हमने क्या सीखा। तो इस पाठ में हमने सीखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णमाला अर्थात वर्णों का समूह, और वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 है और इसके 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। व्यंजन मूल रूप से 33 हैं। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। वर्ण विच्छेद में वर्णों को अलग करके लिखा जाता है और र के प्रयोग के अलग अलग नियम होते हैं, जो इस अध्याय में हमने आपको समझाए हैं। तो चलिए, अब समय आ गया है अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ने का। सबसे पहले मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न आ रहा है इसमें कि बच्चों की स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर स्वतंत्र होते हैं लेकिन व्यंजन बिना स्वरों के नहीं बोले जा सकते, ठीक है, यही मुख्य अंतर है इनमें। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं देंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। सही विकल्प पर सही निशान लगाना है। पहला वाक्य है, स्वर रहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगाते हैं अनुनासिक, विसर्ग, हलंत या अनुस्वार, तो उसके नीचे हम हलंत लगाते हैं। इससे पता लग जाता है कि वो स्वर रहित व्यंजन है, यानी कि उसमें स्वर नहीं है, वो आधा है। इसी प्रकार बाकी के विकल्प आप स्वयं ढूंढेंगे।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों के सामने सही अथवा गलत का निशान लगाइए। हिंदी में 5 स्वर हैं, नहीं 5 नहीं है भाई, तो गलत का निशान लगाइए। इसी प्रकार बाकी के सही गलत के निशान आप स्वयं लगाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं हम। अनुस्वार एवं अनुनासिक वाले 5 शब्द लिखिए। अनुस्वार जिसमें बिंदु आता हो, जैसे कि दंत, और अनुनासिक जैसे कि 5। इसी प्रकार बाकी के शब्द आप स्वयं लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चौथे प्रश्न पर आ जाते हैं। नीचे दिए शब्दों में अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग या आ या नुक्ता जो उपयुक्त हो लगाइए। अब चंद्रमा में क्या आएगा आपका? अनुस्वार आएगा, ठीक है। तो चलिए बाकी के शब्दों में आप लगाएंगे सही जो उपयुक्त शब्द के ऊपर आ रहा है। अगला प्रश्न 5वां, निम्नलिखित व्यंजनों के साथ दी गई मात्राओं का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। प के साथ छोटी ई की मात्रा का शब्द बनाना है, जैसे कि पीना, ठीक है। इसी प्रकार बाकी के भी शब्दों का निर्माण इसी प्रकार कीजिए वर्णों के मेल से। चलिए छठा प्रश्न आ गया। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। कुसुम, कुसुम का वर्ण विच्छेद क्या होगा? क जमा उ जमा स जमा उ जमा म जमा अ, ये इसका वर्ण विच्छेद होगा, यानी कि स्वर और व्यंजन अलग कर देने हैं। इसी प्रकार बाकी के शब्दों के वर्ण विच्छेद आप स्वयं करेंगे। 7वां प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिखने हैं आपको। पहला प्रश्न, वर्ण किसे कहते हैं और कितने वर्ण होते हैं? तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, और वर्णों के निर्माण से ही शब्दों का निर्माण होता है। वर्ण हमारे 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे। चलिए सोचकर बताइए। हिंदी में लिखते समय शब्द का अर्थ अलग होने पर नुक्ते का प्रयोग आवश्यक होता है, जैसे कि फन, सांप का फन, फन हुनर, ठीक है। तो ये नुक्ते का प्रयोग आवश्यक होता है, ये आपको समझना ज़रूरी है। आओ कुछ नया करें। अपने मोबाइल में हिंदी टाइपिंग देखी होगी, देखिए आपने? नहीं देखी है तो आज ही देखें तुरंत। इंटरनेट की सहायता से पता कीजिए कि इस तरह से लिखी गई हिंदी का कौन सा फॉन्ट होता है। तो कौन सा फॉन्ट होता है, इन फॉन्ट के बारे में जानिए और पता लगाइए, क्योंकि आप हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो हिंदी के बारे में सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ तक कि आपको हिंदी टाइपिंग के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। धीरे धीरे हाथ चलाएंगे तो वो टाइपिंग भी आपको इजीली आ जाएगी। इसी उम्मीद के साथ कि अध्याय आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। इसका अभ्यास करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अभ्यास जारी रखिए।